जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा रोशन आनंद सर के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग डे 6 का करने वाले हैं रिवीजन। प्रत्येक दिन 75 सवालों का विश्लेषण किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील में किया गया वर्ष 2024 में। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में वर्ष 2024 में किया गया। अब आगे है G20 की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में G20 की स्थापना की गई। आगे है G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भारत में किया गया था। यह 18वां संस्करण था। भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वां संस्करण का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां संस्करण का आयोजन किया गया था। और भारत में ही G20 में 21वां सदस्य को शामिल किया गया। 21वां सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया। अब टोटल मिला के 20 प्लस 1 अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, टोटल 21। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। तो यह भूखमरी सूचकांक में 105वां स्थान है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय भूखमरी सूचकांक में 105वां स्थान है भारत का वर्ष 2024 में। अब आगे देखते हैं मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान तो 134वां है। मानव विकास सूचकांक में स्थान भारत का 134वां है। इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। HDI इंडेक्स को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 159वां है। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? यह दक्षिण कोरिया को किया है। उत्तर कोरिया के द्वारा शत्रु राष्ट्र के रूप में अपने संविधान में संबोधित किया गया है दक्षिण कोरिया को। याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया। अब अगला है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच किस रेखा को अलग किया जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होती है? तो यह 38 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। आगे देखते हैं बेल्ट एंड रोड। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? यह चीन के द्वारा की गई है। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत चीन के द्वारा की गई है। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया? तो यह ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया। अब अगला है 5 नंबर में हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की है? तो यह मॉरिशस को। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था और चागोस द्वीप समूह को ब्रिटेन के द्वारा मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई है। सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अब आगे देखते हैं चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है। 6 नंबर का सवाल है पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने औरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? तो यह मलेशिया हो जाएगा। पाम ऑयल की बिक्री के लिए औरंगुटान कूटनीति पर विचार मलेशिया ने निर्णय लिया है। अब अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश। तो इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया हो जाएगा। पाम ऑयल ताड़ के वृक्ष का तेल होता है, इसे पाम ऑयल कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक पाम ऑयल का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर के सवाल को किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार किया है? तो यह अर्जेंटीना हो जाएगा। पेरिस समझौता से हटने का विचार अर्जेंटीना ने किया है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं COP 21 का आयोजन कब किया गया? यह वर्ष 2015 में किया गया। COP 21 का आयोजन वर्ष 2015 में किया गया। अब अगला है पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? तो इसमें हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। पेरिस समझौता के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई। सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि। तो यह हो जाएगा प्रोबो सुबियांटो। यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। प्रोबो सुबियांटो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। इसे प्रोबोतो सुप्रियो भी कहा जाता है। इसे प्रोबो सुप्रियांटो भी कहा जाता है। आगे है ग्लोबल डिजिटल
कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो यह यूएनओ के द्वारा किया गया है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यह यूएनओ के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को की गई। इसीलिए इस दिन 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनओ के हेड एंटोनियो गुटेरेस है। नवीनतम देश साउथ सूडान है। टोटल यूएनओ में देशों की संख्या 193 है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि कितने देशों ने संगठन ने हस्ताक्षर किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, तो इसमें हो जाएगा 3 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। USA, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के द्वारा 3 संगठन के द्वारा 3 देश के द्वारा इस पर साइन किया गया है। इसमें 3 संगठन ने साइन किया। अब अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? तो यह प्रधानमंत्री की सबसे बहुउद्देशीय योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक व्यय इसी पर किया गया है। इसे मार्च 2020 में लाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में लाया गया था। वर्ष 2024 में 2024-25 में सर्वाधिक राशि 2.05 लाख करोड़ तय किया गया। इस योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब अगला है, विश्व की वित्तीय समावेशी की सबसे बड़ी योजना, तो यह जनधन योजना हो जाएगा। यह वर्ष 2014 में लागू किया गया था। विश्व के वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना है, वर्ष 2014 में लागू किया गया था। अब अगला देख लेते हैं 13 नंबर में, पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्र्यंबकम, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? यह पश्चिमी घाट से हो जाएगा। इस सभी पर्वतों का संबंध पश्चिमी घाट से है। फिर से एक बार देखेंगे, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध पश्चिमी घाट से है। अब अगला है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पूरे देश में देखेंगे तो कुल भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 106वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 106वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना असम। अब अगला देखेंगे, RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कोलकाता में वर्ष 1935 से 37 तक इसका कार्यालय कोलकाता में रहा है। RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में वर्ष 1935 से 37 तक रहा है और 1937 के बाद इसे मुंबई में स्थापित कर दिया गया। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA को कब निरस्त किया गया? तो इसे 1977 में हटाया गया। MISA को वर्ष 1977 में समाप्त कर दिया गया। MISA की स्थापना, MISA को लाया गया था 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। सर्वाधिक प्रयोग इसका 1975 में किया गया था और इसे 1977 में समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर का सवाल है, गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी हो जाएगी। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। 18 नंबर में, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो यह वज्जी में किया गया था। वज्जी राजधानी वैशाली, वैशाली में किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र महाजनपद तो वज्जी हो जाएगा, वज्जी वैशाली। अब अगला देख लेते हैं, जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, तो यह टाइफाइड हो जाएगा। जीवाणु जनित बीमारी आंत्र ज्वर के नाम से जाना जाता है, टाइफाइड को। 20 नंबर के सवाल को देखेंगे, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई? अब पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया? तो यह 1954 में। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में किया गया। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में किया गया। पहले बार 3 लोग को इसमें भारत रत्न से नवाजा गया था, राधा किशन, CV रमन और C राजगोपालाचारी को भारत रत्न
पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला था, राधा कृष्ण और सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को। अगला देखते हैं, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति हो जाएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और वहीं व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और देखेंगे, संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और संघ का व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आगे देख लेते हैं 22 नंबर के सवाल को। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो यह हो जाएगा मेराबियो और अविसियन। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में, उस समय राजा लुई 16वां के कार्यकाल में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। और नेशनल असेंबली को 2 लोगों ने बनाया था, मिराबियो और ओविसियन ने। वास्तिल कला फ्रांस से संबंधित है। आगे है 23 नंबर में, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो यह भाग 7 हो जाएगा। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। अब अगला है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया? तो 1959 ईस्वी में। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत में 1959 ईस्वी में शरण लिया। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसको फिर से एक बार देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और वहीं वास्तविक प्रधान देखेंगे तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है 26 नंबर में, हेमिस भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः देखेंगे तो क्रम में हो जाएगा सबसे बड़ा हेमिस, जो कि लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, और वहीं साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है, और हेमिस लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे देखते हैं 27 नंबर में, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर है? तो 2 महाजनपद हो जाएंगे, कंबोज तथा कंधार। ये दोनों महाजनपद भारत के बाहर स्थित थे। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी। आगे है 29 नंबर में, अन्योदय अन्य योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वही पीएम गरीब कल्याण योजना हो जाएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आगे देखते हैं 30 नंबर का सवाल है, आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो यह एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि। 31 नंबर में है, भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? तो वर्ष 1999 में आर्थिक सुधार को जन्म दिया। अब 32 नंबर में देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पे यह यूटी सहित हो जाएगा, सभी राज्य और केंद्र शासित सहित। वैसे राज्यों में 12वां स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों में 12वां और केंद्र शासित प्रदेश सहित 13वां स्थान। अब आगे है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक। आइए देखते हैं 33 नंबर के सवाल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह 22 जनवरी 1947 को हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, और इसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला है, संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा की गई ड्राफ्टिंग? तो अंतिम रूप से ड्राफ्टिंग भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। संविधान की अंतिम रूप से ड्राफ्टिंग
भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। अब अगला देखते हैं 35 नंबर में, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख डैश के द्वारा किया गया, तो यह वसंत कृष्ण वैद्य हो जाएगा। वसंत कृष्ण वैद्य, इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में संकलित किया गया था। अब अगला है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा प्रत्येक विधानसभा के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं के द्वारा, प्रांतों के विधानसभा के, यहाँ गलत है, प्रांतों के विधानसभा के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा के द्वारा इसमें हो जाएगा। और वैसे विधानसभा का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा के द्वारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 37 नंबर में। 37 में है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 में विभाजन के बाद 299 सदस्य थे। 299 याद रखेंगे, 299। इसमें क्रम देख लेंगे, संविधान सभा के गठन के समय में वर्ष 1946 ईस्वी में, वर्ष 1946 ईस्वी में 380 सदस्य थे। टोटल सदस्यों की संख्या 389 हो जाएगा, 389 सदस्य। और वहीं विभाजन के समय वर्ष 1947 में 299 सदस्य थे। और वहीं अंतिम आज़ादी के बाद वर्ष 1950 ईस्वी में 284 सदस्य इसमें थे, 284 सदस्य, और 8 महिलाएं थी। और संविधान के सभा के गठन के समय 15 महिलाएं थी। अब आगे देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यह हो जाएगा H.J. हेवर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा H.J. हेवर की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। H.J. हेवर की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं 39 नंबर में, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रांत से प्रतिनिधित्व किए थे? तो यह मुंबई प्रांत हो जाएगा। मुंबई प्रांत, जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय उनका चुनाव बंगाल प्रांत से हुआ था, और भारत के विभाजन के बाद इनका चुनाव बम्बई प्रांत से हुआ था, बम्बई प्रांत से। अब अगला है, संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल 7 सदस्य। अब आगे देखेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? प्रतिनिधि हो जाएगा, प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो यह हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। अब आगे देखते हैं 42 नंबर में है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यह 389 सदस्य हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह 1895 में स्वराज विधेयक के तहत प्रस्ताव विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अब आगे देखते हैं 44 नंबर में। 44 में है, भारतीय संविधान में एंग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। याद रखेंगे, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फ्रैंक फ्रेजर ने किया था। अब अगला है 45 नंबर में, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से किया गया? तो यह कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो यह 3 वर्ष 1 माह 16 दिन हो जाएगा। और वहीं बात करेंगे संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका कार्यकाल देख लेंगे,
26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 को घटाएंगे तो यही आएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो यह फैजपुर अधिवेशन हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन यह गांव में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह वर्ष 1936 में आयोजन किया गया था। अब आगे देखते हैं 48 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य देखेंगे भाग 4 को और प्रस्तावना में। भाग 4 और प्रस्तावना में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। अब आगे देखते हैं 50 नंबर में, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ? तो यह जुलाई 1946 में हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया। अब आगे देखेंगे BL मित्र के जगह किसे प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना गया? तो यह N माधवन हो जाएगा। N माधवन सही उत्तर हो जाएगा, N माधवन। BL मित्र के स्थान पर N माधवन को प्रारूप समिति के में सदस्य बनाया गया। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में, निम्नलिखित में से मिलान, तो सही मिलान को देखना है। आइए देखते हैं द्वैध शासन नीति, तो द्वैध शासन नीति लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। द्वैध शासन नीति लॉर्ड क्लाइव सही है। सहायक संधि की नीति तो यह वेलेजली हो जाएगा। सहायक संधि वेलेजली। व्यापकगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। सही लॉर्ड डलहौजी। तीनों का मिलान सही है। अब आगे देखते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर में है 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो यह वेंसीटाट हो जाएगा। 1776 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था। अब आगे देखते हैं 54 नंबर में। 54 नंबर में है, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानों के साथ साथ निजामत यानी कि सूबेदारी भी प्राप्त की थी? तो यह मीर कासिम से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला है द्वैध शासन की आलोचना करते हुए। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? तो यह हो जाएगा M पर्रिकर, के एम पर्रिकर हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आगे देखते हैं 56 नंबर में, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह डुप्ले को जाता है। यह फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। यह फ्रांसीसी गवर्नर थे। आगे 57 नंबर में, डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो यह 3 श्रेणी हो जाएगा। 3 श्रेणी में विभाजित किया था हड़प नीति के तहत। अब आगे देखते हैं 58 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर किया था। अब आगे देखते हैं 59 में, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आगे है रिंग ऑफ फेंस यानी घेरे की नीति। रिंग ऑफ फेंस यानी घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो यह वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग सही आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग। अब आगे देखते हैं 61 में, भारत के प्रति ब्रिटेन में मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर्ड एक्ट के तहत अपनाया गया? तो यह 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत अपनाया गया था। मुक्त व्यापार नीति 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत अपनाया गया था। अब अगला है 62 नंबर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। अब आगे देखते हैं, वह प्रथम
जिसके तहत किसान स्वयं भू का मालिक होता था, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भू का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रावधान है। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसे 1820 में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1820 में रीड और मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय रीड और मुनरो को जाता है। अब 64 नंबर में देखेंगे, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बड़ा महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था, तो कैप्टन रीड हो जाएगा। कैप्टन रीड 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार प्रयोग के तौर पर कैप्टन रीड ने लागू किया था। उसके बाद 1820 के बाद जो है यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में, अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा पठार अवस्थित है, तो यह मालवा पठार हो जाएगा। अरावली और विंध्यन के बीच में मालवा पठार, अरावली और विंध्यन के बीच में मालवा पठार। अब आगे देखते हैं 66 नंबर में। 66 नंबर में मिलान करना है। पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र में से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज हो जाएगा। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज। वहीं कुमाऊं हिमालय हो जाएगा सतलज और काली, सतलज और काली हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता हो जाएगा, काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय काली तीस्ता। और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे है 67 नंबर में। 67 नंबर का ये देखते हैं, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेपण तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहते हैं, तो इसे कड़ेवा कहते हैं। चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को कड़ेवा कहते हैं कश्मीर हिमालय में। आगे है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है, तो यह बुग्याल शब्द पयाड़ को, बुग्याल को पयाड़ से। अब आगे देखते हैं 69 में, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, तो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में पटकाई बूम, नागा और मानिकपुर मिजो। पटकाई बूम, नागा, मानिकपुर मिजो, पटकाई बूम, नागा, मानिकपुर मिजो। उत्तर से दक्षिण का यह क्रम है। अब आइए आगे देखते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में देखते हैं, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलिसिस बेसिन, तो यह मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है। अब 71 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है, तो यह पश्चिमी घाट में हो जाएगा अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम और यही तीनों है। पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम पश्चिमी घाट में है। बाकी नल्लामलाई और जवादी पूर्वी घाट का हिस्सा है। नल्लामलाई और जवादी ये दोनों पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये दोनों पूर्वी घाट। तो सही आंसर 1 2 और 4 हो जाएगा। पश्चिमी घाट का हिस्सा है अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम। अब आगे देखेंगे 72 नंबर में। 72 नंबर में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलती है, तो यह नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी है। अब आगे देखते हैं 73 नंबर में, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए गलत को चुनते हैं इसमें से। आइए देखते हैं सही कौन सा नहीं है। तो यह हो जाएगा गुजरात के तट को काठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। अब वहीं देख लेंगे कर्नाटक, तो ये भी सही हो जाएगा। केरल मालाबार यह गलत है, केरल मालाबार यह गलत हो जाएगा। इसमें यह सही है और कर्नाटक मालाबार ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक के तट को मालाबार तट नहीं कहते हैं, मालाबार, तो यही गलत हो जाएगा। गलत को चुनना था, सही आंसर हो जाएगा
सी, सही राइट आंसर हो जाएगा सी। गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र, कोंकण, केरल, कोरोमंडल। केरल के तट को कोरोमंडल कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 74 नंबर में। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में टोटल 15 विश्व धरोहर को शामिल किया गया है। यूनेस्को में भारत के कुल अमूर्त धरोहर की संख्या 15 है। 15वीं हो जाएगा गरबा, जो कि गुजरात से है। गरबा डांस गुजरात, गरबा नृत्य गुजरात को, इसे 15वीं इंटेंजिबल साइट के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को में। अब आगे आज का अंतिम सवाल है 75 नंबर में। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो यह वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को वर्ष 2017 में शामिल किया गया था यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में, अमूर्त धरोहर में। तो इसके साथ ही टोटल 75 सवालों को करवा दिया गया। आशा करता हूँ कि इसे आप लोग 2-3 बार देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए, और इससे रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो कोई गलती हम लोगों से ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।